थे सो के अलग करो कि भाई थार मुख्यमंत्री जी हैं भजनलाल जी शर्मा बन से मिलन को मौका मिले। प्रताड़ित से संबंधित भी हमारे पास मुद्दे आते हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमारी शादी हो गई, लड़का हमें मार रहा है, ड्रिंक करके पीट रहा है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया पर या नशे की लत में इस तरीके से फंस चुकी है, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं तो पुरुषों को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दे, नजरअंदाज कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड पूजा शर्मा का अकेली का नहीं है। नमस्कार, मैं सचिन सैनी, ते देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज। फिलहाल आप हाँ चिड़ावा का माइन और ये दीदी है एंड सब बात करांगा आप आगे। एंड कुछ टाइम पहले ही जो अपना राजस्थान का मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी शर्मा वह सम्मानित करे हा, तो वह के बेस पे सम्मानित करे हा ये थान थोड़ा सो बता दूँ कि ये जो सोशल वर्क हैं वो करे हैं, तो आप से पूरी जानकारी लेंगे कि ये सोशल वर्क है क्या टाइप को करे हैं और एंड कद भी और पाटे कि हाँ आपान ने जो कि मुख्यमंत्री जी हैं बन से मिलन को मौको मिल रहा है वह आपान सम्मानित करांगा, तो पूरी चर्चा करांगा एंड से। राम राम जी। राम राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीजीएस इंडिया न्यूज़ चैनल का बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप समय निकाल कर यहाँ आए और मेरी आवाज़ को आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहले तो ये सवाल है कि जो थे सोशल वर्क करो हो यो के टाइप को हमारा सोशल वर्क महिला सशक्तिकरण को लेकर है, लेकिन हम सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक ही सीमित नहीं हैं। जब जब समाज को हमारी ज़रूरत पड़ती है या कोई ऐसे ज्वलंत मुद्दे जिन पर हम काम सक्रिय होकर कर सकते हैं, उन मुद्दों पर भी हमने काम किया है। जैसा कि अभी बाल विवाह को लेकर भी हमारे महिला मंडल में एक बहन है मीनाक्षी जी, उन्होंने अजमेर से सत्यार्थ कैलाश सत्यार्थी प्रकाश फाउंडेशन से एक बाल विवाह मुक्ति अभियान को लेकर भी कार्य किया, उसमें भी हमने सक्रिय भूमिका निभाई। उसके साथ हम खेल को लेकर भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उसमें हम जेंडर सेंसिटाइजेशन में बिलीव करते हैं, पुरुष और महिला दोनों के खेल प्रतियोगिताओं का भी हम आयोजन करवाते हैं। उसी तरीके से पर्यावरण के मुद्दे को लेकर भी हमने कार्य किया है। अलग अलग जब जब लगता है कि समाज में इस तरीके का मुद्दा जो है, हम उस तरीके के मुद्दे पर हम कार्य कर सकते हैं या समाज में कोई ज्वलंत मुद्दा उठता है, उस पर भी महिला मंडल अपना काम करता है। तो वो महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, उसका दायरा उससे भी थोड़ा आगे है। तो ये थे कद से कर रहे हो? ये कब से 2019 से हमने शुरुआत की कि चलो कुछ किया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे कार्य ने जो जोर पकड़ा और दुनिया के सामने या मैं कहूँ लोगों के सामने वो काम आया, वो कोरोना का दौर था, जब हम मीडिया न्यूज़ चैनल सब पर हम एक चीज़ देख रहे थे कि लोग अपने घर से बिछड़ चुके हैं, लोगों के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है और बहुत चारों तरफ त्राहिमाम मच रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना मैं इस तरीके का काम करूँ कि जो लोग अपने घर से बिछड़ गए हैं या जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो हम मिलकर के उनके लिए कुछ करें। तो मैंने अपने क्लासमेट से बात की, मेरी फ्रेंड सर्किल से मैंने बात की, घर वालों से बात की, तो घर वालों सब एग्री हो गए, फ्रेंड्स ने सबने सपोर्ट किया। तो हमने सोचा कि चलो अपन उन झुग्गी झोपड़ियों में या उन असहाय वंचित लोगों तक अपन भोजन पहुंचाने का प्रयास करें। वहाँ से शुरुआत हुई और फिर क्योंकि हम देखते ही थे न्यूज़ वगैरह में भी कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे भी मैं आपको बताती हूँ, बड़े अचंभे की बात है कि महिलाओं के साथ हिंसा की जो दर थी वो बढ़ चुकी थी। तो वो चीज़ मुझे खलने लगी कि कोरोना में हो सकता है कि पुरुष और महिला दोनों ही एक घर में रह रहे हैं, तो वो हिंसा, महिलाओं के प्रति हिंसा के जो आंकड़े हमने पढ़े वो बढ़ चुके थे, वो बढ़े हुए आंकड़े मेरे सामने आए, मैंने उसको न्यूज़पेपर में देखा। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना हम महिलाओं को लेकर भी एक काम करें और महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुझे एक महिला होने के नाते काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो हम सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि हम उन्हें 2 वक्त की रोटी दे देंगे या 5 दिन का खाना उन्हें दे देंगे, आटा दे देंगे या सब्जियां हम उन्हें दे देंगे, वो ज़िंदगी भर उनके काम नहीं आने वाला है। तो क्यों ना हम उन्हें एक रोजगार दें जो उनके जीवन भर उनको हेल्प दे, जीवन भर उनके काम आए। तो बस उस तरीके से सिलसिला चला, बहुत से लोगों ने मुझे सहयोग किया और मैं आपको बताऊं, राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड जो मुझे मिला है, ये मेरा खुद का अवार्ड नहीं है शायद, इसमें बहुत से लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी, कुछ लीडर्स ने भी, कुछ नेताओं ने भी मुझे, इवन प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मुझे सहयोग किया। और आज 12 जनवरी जैसे युवा दिवस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने मुझे ये अवार्ड दिया। मैं आपको ये चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये अवार्ड मेरा नहीं है, उन सब लोगों का है जिन्होंने पूजा शर्मा को सपोर्ट किया।
तो ये मैं थार से पूछूं कि जहाँ सोशल वर्क है, जो समाज सेवा है, बहुत सी टीम करे हैं, लेकिन थे सो के अलग करे कि भाई थान मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी शर्मा बन से मिलन को मौको मिले और थान सम्मानित करे हैं, यानी थे 2019 से बता रहे हो यो कर रहे हो, यानी बस अब पहले भी बहुत सारा सोशल वर्क कर रहे हैं, तो ब आज तक बढ़ना आए को मौको कौन मिले? जो ये राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड है, इसी में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। ये यूथ का यानी युवाओं के लिए ये अवार्ड जो है हमारी राजस्थान की सरकार ने पहली बार इसकी शुरुआत की, राजस्थान सरकार ने, और ये सब लोगों के आशीर्वाद से बड़ा सौभाग्य रहा कि पहली बार में ही मुझे ये अवार्ड मिला। और हाँ, अब आपने सवाल मुझसे पूछा कि मुझे ही क्यों मिला, उसके पीछे रीज़न ये रहा क्योंकि मैं एक बहुत, मेरी जो एज है बहुत छोटी है, अभी मैं 25 वर्ष की हो जाऊंगी अगस्त में। और दूसरा मेरा कारण ये रहा कि जब मैं यानी 2019 में, जब मेरी आयु और भी छोटी थी, शायद 19-20 साल की उम्र में ही मैंने ये काम शुरू कर दिया। जिस समय मुझे अपने कैरियर पे, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए था, उस समय मैंने अपने कैरियर को समाज सेवा बना लिया। समाज सेवा ही मेरा कैरियर है, मैंने ये डिसाइड कर लिया। और मैंने कॉलेज में भी, मेरा रैंकिंग मेरी बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, मेरे एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे लोगों ने बोला भी कि तुम ये काम छोड़ दो, तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो, तुम्हारा कैरियर बनाओ। बट मेरे पेरेंट्स ने, मेरे कुछ जो बहुत शुभचिंतक हैं, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि समाज सेवा को ही अपना कैरियर बना लो और आगे बढ़ो। तुम्हें राष्ट्र के लिए, तुम्हें समाज के लिए कुछ करना है, तुम आगे बढ़ो। अब मुझे अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में ही मैंने गर्ल्स पावर महिला मंडल का स्थापना कर दी थी। और हमने, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया है, और साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं को हमारे गर्ल्स पावर महिला मंडल ने रोजगार दिए हैं। उसके साथ ही कुछ ऐसी बहनों के भी हमने विवाह करवाए हैं जिनके विवाह में बहुत से दिक्कतें आ रही थी, आर्थिक समस्याएं आ रही थी, संसाधनों का अभाव था, किसी के पिताजी नहीं, किसी के माताजी नहीं, इस तरीके की आर्थिक स्थितियां कमज़ोर होने के कारण भी हमने कुछ बहुत सी बहनों के विवाह करवाए हैं। यहाँ तक कि कुछ संस्थाएं भी ऐसी हैं जो हमारे गर्ल्स पावर महिला मंडल के साथ जुड़कर काम करती हैं। मैं हमारे गर्ल्स पावर महिला मंडल की बहुत सी बहनें, बगड़ की 2-3 स्कूलें हैं, चढ़ावा की भी 1-2 स्कूलें हैं जो हमें कोऑपरेट करती है, और हम हमारी गर्ल्स पावर महिला मंडल की बहनों को, या मेरे पास कोई ऐसी सूचना आती है कि हम किसी बहन के पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या फाइनेंशियली वो बहुत वीक है, तो उनको भी हमारा गर्ल्स पावर महिला मंडल प्रयास करता है निःशुल्क शिक्षा मुहैया करवाए, चाहे वो स्नातक स्तर की हो या स्नातकोत्तर हो या स्कूल लेवल की शिक्षा हो। इस तरीके के काम भी हमारे गर्ल्स पावर हर टाइप का महिलाओं के लिए। एक मैं तार से एक सवाल करूँ, थे 2019 में स्टार्ट करो तो क्या परेशानी आई, बात थोड़ी सी बता। परेशानी जो आज भी है, उस समय से लेके आज तक कुछ लोगों की मेंटलिटी है कि शायद इसे नेता बनना है, राजनीति में जाना है, इसलिए मुझे बहुत से लोग नेता बोलते भी हैं कि आप नेता बनने वाले से गुण तुम्हारे अंदर आ गए। कुछ लोगों की मेंटलिटी है कि अगर इसको तो नेता बनना है तो अपन इसको सपोर्ट क्यों करें। और एक लड़की होने के नाते भी कुछ, मतलब मुझे ऐसा, ये चैलेंजिंग मेरे लिए काफ़ी रहा कि मैं आगे निकलूं, मुझे लोगों से बात करनी पड़े, तो ये मेरे लिए काफ़ी, क्योंकि हम अभी भी उस समाज में हैं जो पैट्रियार्की पे चलता है, यानी पितृसत्तात्मक समाज में हम हैं। तो जैसे गाँव की महिलाओं को अगर हम हमारे साथ जोड़ रहे हैं, तो उनके फैमिली वालों को समझाना, उनके परिवार वालों को समझाना कि आप इनको हमारे साथ जोड़िए, इनको बेनिफिट मिलेगा, हम इन्हें आगे लेकर आएंगे, तो वो भी, क्योंकि ग्रामीण लोगों की जो सोच है वो भी मेरे लिए बड़े चैलेंजिंग रही, और आज तक भी कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो चैलेंजिंग रहते हैं, और जीवन में चैलेंज अगर होगा तो ही काम हम अच्छे से कर पाएंगे, तभी हो पाएगा। तो अब जाएंगे थाने, कद सूचना मिली थाने जयपुर बुलाए हैं जो सम्मानित किया जाएगा? हाँ, 7 या 8 तारीख को मेरे पास कॉल आया कि आपको स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में आना है 10:30 बजे, संडे का दिन। हमारे जो शासन सचिव है नीरज कुमार पवन सर, वो आप लोगों का इंटरव्यू करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, साथ ही आपका प्रेजेंटेशन होगा। तो उस पुलिस वेरिफिकेशन आपको लेके आना है, शॉर्टलिस्ट आपका नाम हुआ है। तो एक बार तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये कोई फेक कॉल भी हो सकता है, बट बाद में मुझे पता चला कि नहीं, जो कॉल मेरे पास आया वो एकदम ऑथेंटिक है। और फिर मैं नेक्स्ट डे ही, संडे को ही, मैं 8:30-9 के आसपास स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर पहुंच गई। और हमारे नीरज कुमार पवन सर जो है शासन सचिव हैं, और भी बहुत सारे गणमान्य निर्णायक मंडल की भूमिका वहाँ अदा कर रहे थे। और इस तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, इंटरव्यू हुआ, और धीरे धीरे करते 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 यूथ आइकन बन गए। थारकन ये जो फोन आए थे बता रहे हो कि थान जानकारी मिली कि थान बड़े बुला रहे हैं, तो घर में सबसे पहले कन बताए थे कि भाई हाँ मैं बड़े जाके अरे उनमें सम्मानित करे जाएगा?
सबसे पहले तो जैसा कि हर कोई करता ही है कि जिन्होंने हमें सबसे पहला सपोर्ट जहाँ से मिलता है, सबसे पहला सपोर्ट परिवार से ही हमें मिलता है, घर से ही हमें मिलता है। तो मैंने सब घर वालों को बताया कि भाई मुझे शॉर्ट लिस्ट मेरा नाम हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड के लिए अनेकों युवाओं ने आवेदन किया था। तो सबसे पहला तो मेरे लिए जीत वहीं हो गई थी कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई हूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, मेरे दादाजी को, क्योंकि मेरे दादाजी मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो मैंने दादाजी को बताया कि दादाजी मेरे को ऐसे राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड के लिए मुझे शॉर्ट लिस्ट किया है और मुझे जयपुर जाना है। वो बोले जाओ, बहुत अच्छी बात है और तुम राजस्थान यूथ आइकन बन के आओगी। और ऐसा ही हुआ, मैं राजस्थान यूथ आइकन बनी। बनने के बाद में क्या रिएक्शन रही हो घर का? घर वाले सब खुश थे। और भाई देखो उनके क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, उन लोगों में से मेरा चयन हुआ। इसका मतलब मेरे ऊपर बड़े बुजुर्गों का, शुभचिंतकों का आशीर्वाद, उनकी प्रार्थना है, तभी मेरा चयन हुआ। और मैं आपको फिर ये चीज़ बोलूँगी, ये राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड पूजा शर्मा का अकेली का नहीं है, ये उन सभी लोगों का है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जैसे कि आसू स्वामी भाई साहब ने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया, रवि शर्मा भैया ने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया, प्रवीण जी स्वामी अपने झुंझुनू के हैं, उन्होंने भी मुझे, आज तक वो मुझे कोऑपरेट करते हैं। उसके अलावा बहन वर्षा सोमरा है, नरेंद्र जी गिरधर भाई साहब हैं, अशोक शर्मा हैं जो हम पहले तो विश्व हिंदू परिषद में थे, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत है। इस तरीके के अनेक भाइयों ने, अनेक लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तब जाकर मैं राजस्थान यूथ आइकन बन पाई। तो एक लास्ट सवाल था कि जो युवा पीढ़ी है जो अब जो गलत दिशा में जा रही है, बढ़ने के संदेश देना चाहोगे? हाँ, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो दिग्भ्रमित हो चुकी है शायद अपने लक्ष्य को लेकर के, क्योंकि हम देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया पर या नशे की लत में इस तरीके से फंस चुकी है कि उन्हें राष्ट्र के बारे में तो बहुत दूर की बात है, वे अपने माता पिता, अपने घर के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। और विडंबना इस चीज़ की कि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो भी नशे की लत में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, नशे ने उनको बुरी तरह से पकड़ लिया है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि भारत सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। ये देश वो देश है जो विश्व गुरु कहलाता था, ये वो देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। तो मैं उन युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया हम पे निगाहें लगाए बैठी है कि ये वो राष्ट्र है भारत जहाँ सर्वाधिक युवा है। तो मैं उन युवाओं से भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये सोशल मीडिया के चक्कर में या इंस्टाग्राम पे रील बनाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, इस तरीके की हरकतें करने से बहुत अच्छा रहेगा कि हम शिक्षा की ओर ध्यान दें। समाज में जो हमारे कर्तव्य है हम उन कर्तव्यों को समझें। स्वामी विवेकानंद के जो व्यवहार है, स्वामी विवेकानंद के जो आदर्श है, उन्हें अपने जीवन में यदि हम उतार लेंगे तो शायद पता नहीं स्वामी विवेकानंद बन पाए या नहीं बन पाए, लेकिन उनकी छाया या उनका एक मात्र अंश तो हम बन ही जाएंगे। तो मैं उन युवाओं से अनुरोध करूँगी कि शिक्षा पे अपना ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, या जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है एटलीस्ट उस फील्ड में ही वो जाएं। कृपया करके आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलूँगी कि आप सिगरेट, नशा, फ़ोन चलाना, फ़ोन चलाइए बिल्कुल, LKG से लेके LLB तक का प्रोजेक्ट आपको इस फ़ोन पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी नाक काटने निकलेंगे तो आपकी विकृत मानसिकता है, उसमें चाकू का दोष नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ोन का दोष है, उसमें दोष आपका है। हम उस फ़ोन को सही दिशा में यदि प्रयोग करें तो हम फर्श से अर्श तक पहुँच सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह कि हमारे युवा उसका सही दिशा में प्रयोग नहीं करते हैं, वो गलत दिशा में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि इस देश को, माँ भारती को, राष्ट्र को हमारी ज़रूरत है, अपने कर्तव्यों को समझें और आगे बढ़े। एक लास्ट जो मेरे दिमाग में कि थे महिलाओं के लिए करो हो, तो कई महिला भी आज के टाइम में है कि जो प्रताड़ित होती रहे हैं, यानी दुख दर्द सहती रहे, हमें कोई बताओ को नहीं है, तो बढ़ने के बताओगे? देखो, छुपाना नहीं चाहिए अपनी तकलीफ़ को। उसे अगर आप छुपा रहे हो और जो आपको प्रताड़ित कर रहा है आप उससे बड़े गुनहगार हो यदि आप उस चीज़ को छुपा रहे हो। तो छुपाने से अच्छा है कि आप अपनी उस बात को रखें। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट लोगों ने किया, बहुत से लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया, और ऐसे भी मुद्दे जो आप मुझे बता रहे हो प्रताड़ित से संबंधित भी हमारे पास मुद्दे आते हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमारी शादी हो गई, लड़का हमें मार रहा है, ड्रिंक करके पीट रहा है। तो मैं आपको वो चीज़ बताऊँ, उसमें भी जब भी मैंने ऐसे मुद्दों को सुना और मैंने समाज के उन जागरूक कार्यकर्ताओं से बात की, तब भी हमें एक सकारात्मक जवाब वहाँ से मिला और सकारात्मक निर्णय तक हम पहुँचे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अपनी प्रताड़ना को, क्योंकि गांधी जी एक बात बोलते थे कि जो गलत कर रहा है उससे बड़ा गलत
छुपाने वाला है और सहने वाला है, तो उसे सहन मत करो। आप बताओ, आपके साथ सब लोग खड़े हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। समाज में जागरूक जो लोग हैं वो सब आपके साथ खड़े हैं। आप अपनी बात रखो। आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, वही जागरूक नागरिक है। अन्यथा अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं और चुपचाप सहन कर रहे हैं तो मेरी नज़र में एक जिंदा लाश है आप। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो चैनल के लिए टाइम निकालो। तो और मैं जो चैनल का माध्यम से मैं भी बताना चाहूँगा कि जो दीदी हैं जो लगातार जो महिलाओं के लिए और बाकी जो सोशल वर्क यानी समाज सेवा कर रही हैं, जो युवा पीढ़ी है जो आज के टाइम में जो अब देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर रील वगैरह बना के यानी नशे की तरफ जो बढ़ रही है, बस दीदी से सीख को कि एक जो अच्छो काम करे। जरूरी को नहीं आपा कि भाई सब मिलके समाज सेवा ही करा, कम से कम आपा जो अपनो जो दिशा है अपन जो रुचि है वो काम कर सका। हाँ क्यों दीदी? बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जो बहनें हैं, बहनों से भी ये नहीं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं तो पुरुषों को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दें, नज़रअंदाज कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ बोली, लिंग संवेदीकरण में विश्वास रखती हूँ, जेंडर सेंसिटाइजेशन में बिलीव करती हूँ, दोनों मेरे लिए इक्वल है। तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि लोग मुझे जहाँ भी सुने कि महिलाओं को भी अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। आप भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें और नियम का ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें कि आप भारत की नारी हैं, इस देश की नारी हैं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को बचा के रखें तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी देखते हैं कि बहुत सारी बहनें हैं जो शायद अपनी मर्यादाओं को भूल करके इस तरीके के वीडियोस डालती हैं, जो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है जब हम उनको देखते हैं। हो सकता है विश्व के बहुत से लोग उन्हें देखते हों, जो लोग हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में पूजी जाती है, तो वहाँ भी हमारी संस्कृति की छवि खराब होती है। तो मैं उन बहनों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सब अपनी सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर, संस्कारों को बचा के रखिए और फिर एक अच्छा जीवन, नैतिकतापूर्ण जीवन जिए। बहनों से भी मेरा ये अनुरोध है। चलिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों रेगुलर आए कि अपडेट आए कि जानकारी पाने के लिए बने रहियो पीजे से इंडिया न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भाई साहब।